गाइज, तो कैसे हो आप सब। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब विल्गेक्स फैक्ट पार्ट 1 के ऊपर 10 के व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में मैं विल्गेक्स फैक्ट पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है और अगर अभी तक आपने विल्गेक्स फैक्ट का पार्ट 1 भी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। और जिन्होंने विल्गेक्स फैक्ट का पार्ट 1 देख लिया है वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको विल्गेक्स से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जानने को मिलेंगे, जैसे कि वो 10 वर्ड्स कौन से थे जिनको विल्गेक्स ने कॉन्कूडर किया था, जिनके बारे में अभी तक हमें बेन 10 यूनिवर्स के अंदर नहीं बताया गया है। विल्गेक्स का डीएनए ओमनिट्रिक्स में कैसे आया और क्या विल्गेक्स का डीएनए अभी भी ओमनिट्रिक्स के अंदर है। विल्गेक्स के पास में जो स्पेसशिप इक्विपमेंट्स और बाकी के जो वेपन्स है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इन सब के अलावा भी विल्गेक्स से रिलेटेड कई और क्वेश्चंस का भी आंसर मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा, जैसे कि रोजो के साथ में मर्ज होने के बाद में विल्गेक्स ने बेन से बात कैसे की थी, यहाँ तक कि बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी के अंदर जो हमें विल्गेक्स देखने को मिला था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बस बने रहना। बाकी इस चैनल के ऊपर आज पहली बार आए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। वैसे विल्गेक्स के बारे में हम ज़्यादातर बातें पहले ही कर चुके हैं अपने इस वीडियो के पार्ट 1 में, इसलिए इस वीडियो के लिए टॉपिक थोड़े कम बचते हैं। लेकिन बचे खुचे टॉपिक में हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे रीबूट सीरीज़ वाले विल्गेक्स की। तो रीबूट सीरीज़ के अंदर हमें 3 डिफरेंट टाइप के विल्गेक्स अभी तक देखने को मिले हैं। अगर बात करें रीबूट सीरीज़ के इस विल्गेक्स की, तो विल्गेक्स का ये कैरेक्टर एल्विडो से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि रीबूट सीरीज़ का ये विल्गेक्स पहले एल्विडो की तरह एजमत का असिस्टेंट था। साथ ही साथ मायाक से भी सिमिलर है ये विल्गेक्स का कैरेक्टर, क्योंकि ओमनिट्रिक्स को बनाने में इन दोनों ने ही एजमत की हेल्प की थी। विल्गेक्स की एज की बात करें तो इस सीरीज के अंदर विल्गेक्स की एज है 3235 ईयर्स, जो कि प्राइम टाइमलाइन के विल्गेक्स से बहुत ही ज़्यादा है। बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी के अंदर हमें एंटी विल्गेक्स भी देखने को मिला था। एंटी विल्गेक्स की बात करें तो एंटी विल्गेक्स की बॉडी 23 एलियंस को मिलाकर बनी है, इंक्लूडेड विल्गेक्स, जिनमें 22 एंटीट्रिक्स एलियंस शामिल है। 22 इसलिए क्योंकि एंटीट्रिक्स के अंदर जो 11 एलियन हैं उनके सभी के डबल फॉर्म हैं। एंटी विल्गेक्स के अलावा हमें बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी के अंदर एलियन वी भी देखने को मिला था। विल्गेक्स जब एलियन वी में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो वो हाफ सेलेस्टियल सेपियन था, सिंपली बोले तो हाफ एलियन एक्स। इस एलियन वी की हाइट भी लगभग वे बिग जितनी है। एलियन वी को टीम कार्टून नेटवर्क मेगा विल्गेक्स भी कहती है, जो कि हुमांगा सोर की तरह अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकता है। इसकी और पावर्स की बात करें तो इसके पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी। विल्गेक्स की भी कुछ पावर्स इसके पास में हैं और फ्यूचर में शायद एलियन वी की और भी पावर्स हमें देखने को मिले। एलियन वी की कुछ वीकनेस भी है, जैसे कि लिमिटेड स्टेमिना, जो कि वे पिग और एलियन वी की फाइट में साफ नजर आ रहा था। ये तो हो गई रिबूट विल्गेक्स की बात। अब बात करते हैं फ्यूचर विल्गेक्स की। जो फ्यूचर विल्गेक्स हमें देखने को मिला था वो एक इंटरगैलेक्टिक वर्ल्ड का विल्गेक्स था, ना कि प्राइम टाइमलाइन के विल्गेक्स का फ्यूचर। जब हमें ये देखने को मिला था तो इसकी बॉडी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो रखी थी और इसकी ये हालत बैन नहीं की थी किसी अल्टरनेट टाइमलाइन की फाइट के अंदर। अब बात करते हैं विल्गेक्स के कुछ इक्विपमेंट्स और वेपन्स की, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रूबी रे की। रूबी रे का ये नाम रूबी रे रखा था मैन ऑफ एक्शन के डेनकन रूलो ने। रूबी रे की बात करें तो रूबी रे एक रेड जेमस्टोन है जो कि विल्गेक्स के राइट हैंड के एक ब्रेसलेट में फिट है। इसका यूज विल्गेक्स एज ए लेजर प्रोजेक्टर करता है। रूबी रे के अलावा विल्गेक्स के पास में है शील्ड ऑफ सेगल, जो कि एक एनर्जी शील्ड है। शील्ड ऑफ सेगल का ये नाम शील्ड ऑफ सेगल रखा गया है मैन ऑफ एक्शन के स्टीवन टी सेगल के नाम पर। इसके यूजेस की बात करें तो ये एक शील्ड का काम करती है, जो कि विल्गेक्स के राइट हैंड के गाउंटलैंड के अंदर फिट है एज ए येलो जेमस्टोन। विल्गेक्स एक वॉरियर है और एक वॉरियर बिना स्वॉर्ड के अधूरा सा लगता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अपने विल्गेक्स के पास में स्वॉर्ड भी है। विल्गेक्स की ये स्वॉर्ड हमें सबसे पहले देखने को मिली थी बेन 10 क्लासिक के एक एपिसोड सीक्रेट्स में, जब बेन और विल्गेक्स पहली बार रियल में फेस टू फेस मिले थे। बेन 10 क्लासिक के इस सीक्रेट्स के अंदर जो हमें विल्गेक्स के पास में स्वॉर्ड देखने को मिली थी वो स्वॉर्ड रेफर की गई थी एज ए फ्लेमिंग स्वॉर्ड, जो कि एक माइथोलॉजी बेस्ड स्वॉर्ड है, जो कि हमें देखने को मिलती है सुमेरियन माइथोलॉजी में। विल्गेक्स की इस स्वॉर्ड की बात करें तो ये किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर एनर्जी बीम से हमला कर सकती है। इसके अलावा भी इस स्वॉर्ड के अंदर कई और पावर्स भी है। इसकी मदद से एक बार विल्गेक्स ने क्रोमा स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। बेन 10 यूनिवर्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके अपने लाल्टन क्रॉप्स हैं, जिनसे पता चलता है कि वो कैरेक्टर कैसा है। सीधे सीधे बोले तो इनसे किसी भी कैरेक्टर के बिहेवियर का पता चलता है और इसके अंदर सभी कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट किया जाता है कलर्स की मदद से। विल्गेक्स के कैरेक्टर के लाल्टन क्रॉप्स की बात करें तो इसको रेड और ऑरेंज कलर मिला है, जिससे ऑरेंज कलर से पता चलता है कि विल्गेक्स का कैरेक्टर एक ग्रेडी कैरेक्टर है और रेड कलर से पता चलता है कि विल्गेक्स का कैरेक्टर काफ़ी गुस्से वाला है।
डेरिक जे वाइट विल गेट्स के कैरेक्टर के अंदर एक कलर और ऐड करना चाहते हैं, जो कि है येलो, और येलो का मतलब यहाँ है कि विल गेट्स एक डरपोक विलन है। पता नहीं डेरिक जे वाइट को ऐसा क्यों लगता है कि विल गेट्स एक डरपोक विलन है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जब बेन 10 क्लासिक के अंदर रोजो के साथ में बेन जब मर्ज हुआ था तो उसने विल गेट्स से कैसे बात की थी। तो यही क्वेश्चन एक बार डैनकन रूलो से पूछा गया था। तो डैनकन रूलो ने इसका रीजन बताया कि विल गेट्स का जेनेटिक मटेरियल उस वक्त ओमनीट्रिक्स में था और ओमनीट्रिक्स उस वक्त बेन के पास में थी, जहां विल गेट्स ओमनीट्रिक्स में मौजूद अपने डीएनए की वजह से बेन से बात कर पाया, क्योंकि विल गेट्स के पास में ये एबिलिटी है कि उसका डीएनए जिस किसी के भी पास होगा वो उससे बात कर सकता है। और सेम यही चीज़ थी जिसकी वजह से वो रोजो से बात कर रहा था। और ओमनीट्रिक्स के अंदर तो विल गेट्स का डीएनए बहुत पहले से था, उस वक्त से जब तक कि ये बेन को ओमनीट्रिक्स मिली भी नहीं थी। विल गेट्स का डीएनए शायद ओमनीट्रिक्स के अंदर तब आया होगा जब एजमत के पीछे पड़ा था विल गेट्स ओमनीट्रिक्स को लेकर। तब शायद या तो ओमनीट्रिक्स ने विल गेट्स के डीएनए को कैप्चर कर लिया होगा या फिर एजमत ने कोशिश की होगी विल गेट्स को ओमनीट्रिक्स के अंदर कैद करने की। और इसी के चलते जब बेन 10 रिबूट के अंदर विल गेट्स का डीएनए ओमनीट्रिक्स में अनलॉक हुआ तो बेन इसके अंदर ट्रांसफॉर्म भी हुआ। बेन 10 क्लासिक के बाद में बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर जब विल गेट्स लौटा था तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि विल गेट्स ने तब तक सिर्फ 10 वर्ल्ड्स को कॉन्करर ही नहीं किया था, बल्कि उन 10 वर्ल्ड्स के जो सबसे ज़्यादा पावरफुल 10 सुपर हीरोज थे उनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से विल गेट्स के पास में उन 10 सुपर हीरोज की भी पावर आ गई थी, जो कि अपने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। खैर ये बात तो सबको पता है, लेकिन ये बात आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता कि विल गेट्स ने जो 10 वर्ल्ड कॉन्करर किए थे वो कौन से थे, क्योंकि बेन 10 यूनिवर्स के अंदर भी आज तक हमें कभी भी उन 10 वर्ल्ड्स के बारे में नहीं बताया गया है जिनको विल गेट्स ने कॉन्करर किया था। अगर आप भी उन 10 वर्ल्ड्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर अभी तक तो किसी के पास भी नहीं है। अब तक किसी को भी नहीं पता कि वो 10 वर्ल्ड्स कौन से थे। लेकिन एक बार यही क्वेश्चन किया गया था मैन ऑफ एक्शन के एक राइटर मैट वाइट से, जो कि मैन ऑफ एक्शन के अंदर बेन 10 के एपिसोड्स की स्टोरी लिखते हैं, और ये मैन ऑफ एक्शन के अंदर बेन 10 क्लासिक से लेके बेन 10 रिबूट तक अभी तक काम कर रहे हैं। तो मुद्दे पे आते हैं। जब इनसे ये क्वेश्चन किया गया कि वो 10 वर्ड्स कौन से थे जिनको विल गेट्स ने कॉन्करर किया था, तो इन्होंने काफ़ी फनी अंदाज में उन 10 वर्ड्स के नाम बताए। हालांकि ऑफिशियली हमें उन 10 वर्ड्स के बारे में अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन ये मैन ऑफ एक्शन के अंदर एक राइटर हैं, इसलिए हो ना हो कभी उन 10 वर्ड्स के बारे में अगर बताया जाए तो इन्होंने जो 10 वर्ड्स के नाम बताए हैं उनमें से कोई वर्ड शामिल हो। तो इन्होंने जो नाम बताए उनमें जो पहला वर्ड था उसका नाम था मो, सेकेंड था लेरी, थर्ड था कर्ली, फोर्थ था गैनीमेड, फिफ्थ था डेफनी, सिक्स्थ वर्ल्ड था वेल्मा, सेवन्थ वर्ल्ड था आर्कटूरस 7, एट्थ वर्ल्ड जो था वो था वेस्ट वर्ल्ड, नाइन्थ था अबोटन एंड कोस्टिलो, और 10th वर्ल्ड था एई सेकुंडो। इन्होंने जो ये 10 वर्ड्स के नाम बताए थे, इन्होंने शायद उनमें से कुछ वर्ड्स के नाम तो ऐसे ही बता दिए थे, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इसमें अल्टीमोस के वर्ल्ड का तो कोई नाम ही नहीं है। फाइनली अब बात कर लेते हैं विल गेट्स की स्पेसशिप काइमेरियन हैमर की। विल गेट्स की इस स्पेसशिप की बात करें तो ये विल गेट्स के पास में बहुत सालों पहले से है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विल गेट्स के पास में सिर्फ यही स्पेसशिप रही है हमेशा से। विल गेट्स के पास में 70s के टाइम में एक स्पेसशिप और थी, जिसको एक प्लम्बर मिशन के दौरान में ग्रैंडपा मैक्स और उनके पार्टनर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। बात करें अगर काइमेरियन हैमर के फीचर्स की, तो इसके फीचर्स भी तगड़े तगड़े हैं, जहां विल गेट्स ने इसके अंदर कई वेपन्स को इंस्टॉल किया है, जैसे कि लेजर गन्स। विल गेट्स की ये स्पेसशिप काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। विल गेट्स की इस स्पेसशिप के टॉयज भी मार्केट में अवेलेबल है, जिन्हें आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो, विल गेट्स स्टारशिप सेट नाम से। तो फिर चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।